हेलो एवरीवन, मैं हूं सैयद खयाना और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वन शॉट वीडियो ऑफ ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस की। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लेकिन एक छोटी सी वीडियो के बाद ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरली हम जितने भी स्कूल्स देखते हैं वहां पर इसका सिर्फ थ्योरी पार्ट आता है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर इसका वाउचर प्रिपरेशन भी सीखेंगे, किस तरीके से वाउचर्स बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। की सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट हैविंग टेकन प्लेस। कुल मिलाकर बात ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। हमने देखा कि अकाउंटेंसी जो होती है उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, जो कहता है हमें कि हर ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कर सको, कि कोई भी चीज अकाउंटेंट ने करी तो उसका एक वेरीफाई करने की हमारे पास जगह होनी चाहिए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है जिन डॉक्यूमेंट्स का हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू वेरीफाई द ऑब्जेक्टिव, तो वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। तो जैसे कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, एक एविडेंस के रूप में काम करता है किसी भी ट्रांजैक्शन की, जो भी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी बिजनेस है और मैं कहता हूँ कि मैं 10,000 रुपए का सामान खरीदाया, तो उसका एक एविडेंस होगा ना कि मैं कोई बिल मिला होगा मैं जिस दुकानदार से सामान लेकर आया हूँ, तो वो क्या होता है, एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट को हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी अकाउंटेंसी को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली में ये अकाउंटेंसी नहीं है कि मैं कहूँ कि हमारी जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है उसके अंदर सोर्स डॉक्यूमेंट कोई चीज होती है जैसे जर्नल है, लेजर है, ऐसे नहीं होता। बट ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि इन सपोर्टिंग के बिना आप वो ट्रांजैक्शन को पास नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास पहला सोर्स डॉक्यूमेंट आता है कैश मेमो। देखो कैश मेमो होता क्या है, हम हर सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए 3 पॉइंटर्स का यूज करने वाले हैं। पहला पॉइंटर वो चीज क्या है, उसका मीनिंग क्या है, दूसरा उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द पर्पस, उसका पर्पस क्या है, कैसे वो सर्व करता है सोर्स डॉक्यूमेंट होने के पर्पस को। तो सबसे पहली चीज कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर। जब एक सेलर सामान बेचता है, कैसे सामान बेचता है, कैश पे सामान बेचता है। तो अगर किसी ने कैश पे सामान बेचा, मान लो मैंने मेरी जूतों की दुकान है, मैंने कैश पे जूते बेचे, तो मैं उसे क्या कहूंगा, उसको मैं कैश मेमो एक इशू कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन क्या क्या आएगा, कॉमन सेंस की बात है भाई, क्या क्या सामान बेचा, कितना कितना सामान बेचा, रेट ऑफ ईच आइटम, जितनी भी चीजें बेची उसका दाम क्या था, टोटल अमाउंट कितना रिसीव करा। इसके अलावा भी कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो भी आ जाएंगी। एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस, कई बार टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जी एक्सचेंज सिर्फ 15 दिन के लिए होगा। अगर आप जूडियो पे खरीदने जाओ तो वहां लिखा होता है कि एक्सचेंजेस आर अलाउड फॉर 15 डेज, रिफंड आप करोगे कि नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें मेंशन होती है। पर्पस क्या होता है, देखो पर्पस क्या है, ये सर्व्स एज एन एविडेंस, क्योंकि एक एविडेंस है किसके लिए, परचेजर के लिए कि मैंने सामान खरीदा है, और सेलर के लिए कि उसने सामान बेचा है। जल्दी से इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखें तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी फर्म का नाम, जिस फर्म ने कैश मेमो बनाया है उसका नाम आ जाता है यहाँ पर। फिर हमने बात की थी कि गुड्स की डिस्क्रिप्शन, कि क्या क्या सामान है, साड़ीज है, शॉल्स है, क्वांटिटी कितनी कितनी है, रेट ऑफ ईच कमोडिटी, रेट आ जाता है कितने कितने की चीज की, एंड अमाउंट आ जाता है। फिर आ जाता है टोटल पैसा रिसीव कितना हुआ, वो आप सारी चीजें लिख लेते हो। फिर मैंने आपको बोला था कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिख देते हो, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है, गुड्स वंस सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। अगर एक बार गुड्स बिक गए तो वापस नहीं खरीदे जाएंगे। किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए, मीनिंग, उसका पर्पस और डिस्क्रिप्शन क्या क्या आता है। अगला सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारे पास इनवॉइस या बिल। देखो अगर तो सामान बेचा कैश पे तो सेलर क्या इशू करता है, कैश मेमो इशू करता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कैश पे सामान बेचेगा, उधार पे भी बेच सकता है। अगर उधार पे सामान बेचा तो सेलर जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनवॉइस या फिर बिल बोलते हैं। देखो क्या होता है, इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब भी गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा जाता है तो हम क्या करते हैं, इनवॉइस इशू करते हैं। डिस्क्रिप्शन, फिर से क्या क्या आएगा, सोचने की बात है, सारी वही चीजें आएंगी, कितने गुड्स थे, क्या रेट था हर गुड का, टोटल अमाउंट कितना ड्यू है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सामने वाली पार्टी का नाम। कैश मेमो के अंदर सामने वाली पार्टी का नाम नहीं होता, क्योंकि कैश पे गुड्स बेचे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपने उधार पे गुड्स बेचे हैं तो आपको सामने वाली पार्टी से लेना देना है, क्योंकि कल को आपने उनसे पैसे रिसीव करने हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, डिटेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, क्वांटिटी, रेट,
टोटल अमाउंट और साथ के साथ डिटेल्स ऑफ द पार्टी, जिस भी पार्टी को आपने गुड्स सेल करे हैं उस पार्टी की डिटेल्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पर्पस फिर से वही, ये एज एन एविडेंस काम करता है परचेजर के लिए कि उसने सामान खरीदा है उधार पे, और सेलर के लिए कि उसने सामान बेचा है उधार पे। इसकी जो ओरिजिनल कॉपी होती है, किसी भी चीज की ओरिजिनल कॉपी, किसी भी सोर्स डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी सेलर जो होता है परचेजर को दे देता है और उसकी कार्बन कॉपी अपने पास रख लेता है। अगले सोर्स डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं, उससे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो इसका फॉर्मेट फिर से हमारी फर्म का नाम, जिसने जो इनवॉइस इशू कर रही है, इनवॉइस का नंबर, इस तरीके से कैश मेमो का भी नंबर जब कैश मेमो बना रहे हो, सामने वाली पार्टी का नाम, क्योंकि मैंने कहा था अब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि आपने किसको सामान बेचा है, किस तारीख को आप इशू कर रहे हो, क्या क्या सामान बेचा है, कितना कितना सामान बेचा है, किस किस रेट पे सामान बेचा है, और क्या क्या टोटल अमाउंट रिसीवेबल है। यहाँ पे आप टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हो अगर आपके कुछ है तो आप यहाँ पे वर्ड्स में अपने पैसा लिख दिया, यहाँ पे आपका मैनेजर के साइन हो जाएंगे जिसने भी इनवॉइस इशू करा है। अगली चीज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास रिसिप्ट। बहुत ही आसान है। अब जब आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है, जब आपने उधार पे सामान बेचा है, तो वो कस्टमर कभी आपको पैसा देने भी आएगा। जब वो आपको पैसा देगा तो आप उसके बदले एक डॉक्यूमेंट उसको दोगे, दैट इज रिसिप्ट, कि हमने आपसे इतना पैसा रिसीव कर लिया है। या तो वो पैसे देकर जाएगा या फिर वो चेक देकर जाएगा। तो देखते हैं, रिसिप्ट इज इशूड बाय द सेलर व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। जब उसको अपने कस्टमर से, जिसको उसने उधार पे सामान बेचा था, तो उसको जब क्या होता है, पैसे कैश में मिल जाए या चेक मिल जाए, तो वो क्या कर देता है, रिसिप्ट इशू कर देता है। ये मत सोचना कि कैश सेल्स के टाइम भी रिसिप्ट इशू की जाती है, नहीं, तब हम कैश मेमो इशू करते हैं। ये सिर्फ रिसिप्ट इशू की जाती है अगर आपने उधार पे सामान बेचा था और अब आपको पैसा रिसीव हो रहा है। डिस्क्रिप्शन फिर से क्या क्या आएगी, डेट, अमाउंट, सामने वाली पार्टी का नाम और उसने कितने पैसे पे किए, और नेचर ऑफ पेमेंट, कैश में पे करा या चेक में पे करा, क्योंकि अगर चेक में पेमेंट करी गई होगी तो उसके अंदर आपको चेक नंबर भी देखने को मिलता है। पर्पस की बात करें तो इट सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर द कस्टमर कि उसने इतने पैसे दे दिए, कि कल को मान लो ये ना हो कि मैंने फीस लेनी थी स्टूडेंट से 15,000, उसने 4,000 की 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, पर मैं उसको फोन करूं, भाई आपने तो पैसा दिया नहीं है, तो वो कहेगा देखो जी रिसिप्ट आपने इशू करी, आपने तो पैसा दे रखा है। तो ये तरीके से एज एन एविडेंस काम करती है। जल्दी से इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं। तो रिसिप्ट, सबसे पहले तो जो बना रहा है उसका नाम आएगा, हमारी जो कंपनी है जो भी बना रही है, नंबर, डेट, फिर हम क्या लिखते हैं कि जो कस्टमर का नाम, जिस कस्टमर से आपने पैसा रिसीव करा है, कितना पैसा रिसीव करा है, अगर आपने कैश रिसीव करा है तो ठीक है, अदरवाइज चेक का नंबर, अगर आपने चेक रिसीव करा है, किस डेट का है, किस बैंक का चेक है भैया, ये सारी डिटेल्स कॉमन सेंस की बात है, लिखनी पड़ेगी। अब ये देखो लिखा हुआ ऑन द अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, ये क्यों लिखा, क्योंकि आपने इस इनवॉइस से उसको क्रेडिट सेल्स करी होंगी, जब क्रेडिट सेल्स करी होंगी तो इनवॉइस का नंबर भी होगा, तो वो नंबर भी हम मेंशन करते हैं कि इस डेट की सेल्स के अगेंस्ट हमारे पास कैश रिसीव हुआ है। और उसके बाद एक स्पेशल नोट डाला जाता है, चेक्स आर सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन, कि चेक अगर रियलाइज हुए तभी ये रिसिप्ट मान्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कि तुम चेक देकर चले गए भैया, अब वो चेक हम जब कैश कराने गए तो तुम्हारे खाते में पैसे ही नहीं थे, चेक बाउंस हो गया, तब वो उसको आप रिसिप्ट नहीं मानोगे, तो वो वॉइड हो जाएगी। अगले सोर्स डॉक्यूमेंट पे चलने से पहले जल्दी से देखते हैं, हमने अभी तक 3 सोर्स डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, जब सेलर सामान बेचता है कैश पे तो कैश मेमो इशू किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा इनवॉइस, इनवॉइस या बिल, जब सेलर सामान बेचता है उधार पे तो क्या होता है, इनवॉइस। तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमने पढ़ा दैट इज रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, जब आपने सामान उधार पे बेचा था और कस्टमर अब आपको पैसे देकर चला जाए, चाहे तो वो कैश में दे जाए चाहे वो चेक दे जाए, तो आप उसको एक रिसिप्ट इशू कर देते हो कि हमने पैसा रिसीव कर लिया है। अब चलते हैं चौथे की तरफ, एंड दैट इज पे इन स्लिप। देखो ये पे इन स्लिप होता क्या है, पे इन स्लिप ना, जब आप बैंक में पैसा जमा करवाने चाहते हो तब आपको एक फॉर्म फिल करना होता है और उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पे इन स्लिप बोलते हैं। चेक जमा करवाने जाते हो तब भी पे इन स्लिप फिल करनी पड़ती थी, अब नहीं होता एक्चुअली में। अब क्या होता है, चेक बॉक्स होता है, आप बस चेक लेकर जाओ, चेक के पीछे लिख दो कि मेरा अकाउंट नंबर ये है, इसके अंदर पैसे हो, डाल देना और आप चेक बॉक्स में जाके पुट कर दो, तब भी आपको वो उसी टाइम ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे।
लेकिन पहले अगर आपको कैश डिपॉजिट करवाना है तो आपको पे इन स्लिप ही फिल करनी पड़ेगी। देखते हैं मीनिंग क्या है। पे इन स्लिप इज अ फॉर्म अवेलेबल एट बैंक, इट इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक इनटू बैंक। की कैश या बैंक या चेक हमें बैंक में अगर डिपॉजिट करवाना हो तो हमें ये पे इन स्लिप भरनी पड़ती है। इसके अंदर फिर से क्या क्या आता है, डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, अकाउंट डिटेल्स, किस खाते में आप पैसे जमा करवाना चाहते हो, और आपके सिग्नेचर की हाँ जी आप ही हो जो पैसे जमा करवा रहे हो। पर्पस, इट सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर द डिपॉजिटर कि हाँ जी मैंने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया। तो इसीलिए जो पे इन स्लिप होती है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। इसका एक काउंटर फॉइल भी होता है कि ये वाला पार्ट जो होता है बैंक आपको दे देता है फिर भर के कि हाँ जी आपने पैसे जमा करवाया, और ये अपने पास रख लेता है। जल्दी से देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा दिखता है। तो ये इसका पार्ट होता है, काउंटर फॉइल होता है कि बेसिकली हम जब पैसे जमा करवाने जाते हैं तो हम इसको फिल कर देते हैं। हम जैसे कि यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आईडी बैंक वो बैंक भरेगा, हम अकाउंट नंबर भर देते हैं कि जी मेरे इस अकाउंट के अंदर पैसे डाल दीजिए। मैं अगर चेक है तो चेक की डिटेल्स भर दूंगा कि किस बैंक का है, ब्रांच, चेक नंबर। लेकिन अगर मेरा कैश डिपॉजिट है तो मैं ये सारी डिटेल्स खाली छोड़ देता हूँ और मैं सिर्फ ये डिटेल्स भरता हूँ। अब ये 2000 के नोट्स हैं, 1000 के बंद हो चुके हैं, तो हम लिखते हैं कि कितने कितने नोट हैं। नोट लिखने के बाद मान लो मैं कहता हूँ 2000 के 5 नोट है, 500 के 10 नोट है, तो ये मेरे बन गया जी 2000 इंटू 5 10,000, 500 इंटू 10 5000। तो मैं इसका टोटल लिख देता हूँ कि मेरे पास ये 15,000 मेरे को डिपॉजिट करवाने हैं। यही हम वर्ड्स में लिख देते हैं 15,000 ओनली, और यहाँ पे हम अपने सिग्नेचर कर देते हैं कि जी हमने ये डिपॉजिट करवाया है। ये भरने के बाद आप वहाँ पे देते हो, सबमिट करवाते हो, यहाँ पर आप डेट मेंशन करते हो। फिर जो बैंक के अंदर जो डिपॉजिट कर रहा होता है वो क्या करता है, वो ये स्लिप भरता है, अकाउंट नंबर भी भरता है, डिटेल्स लिखता है सारी, और यहाँ पे एक अपनी स्टैंप लगा देते हैं, और वो फिर आपको ये काउंटर फॉइल यहाँ से ब्रेक करके ये वाला पार्ट आपको दे देते हैं कि हाँ जी इसके ऊपर स्टैंप लगा के कि आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं, और ये बैंक अपने पास रख लेता है। तो इस तरीके से पे इन स्लिप होती है। अगली चीज आती है हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट की, दैट इज चेक। चेक क्या होता है? चेक देखो आप सब जानते हो कि चेक होता क्या है, बट चेक की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये हम समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। वैसे तो हमें पता है चेक होता है कि हमने किसी को चेक दे दिया मतलब वो बैंक में जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में चेक क्या है? चेक एक्चुअली में एक ऑर्डर है। रीड करते हैं, चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स, वो क्या करता है? ऑर्डर करता है बैंक को। क्या बैंक को ऑर्डर करता है? कि टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट जो मेरे चेक के ऊपर लिखा है, from a person's bank account to the person whose name is written in the check। कि बेसिकली अगर मैंने आपको चेक दिया तो मैं बैंक को ऑर्डर कर रहा हूं कि जिस बंदे का नाम इस चेक के अंदर लिखा हुआ है उसको जितना अमाउंट मैंने चेक में लिखा है आप मेरे खाते में से निकाल के उसके खाते में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या क्या आता है? डिटेल्स ऑफ डेट, अमाउंट, नेम ऑफ पेई, पेई बोले तो जिसको आप पैसा दे रहे हो, एंड आपके सिग्नेचर जो पैसा ट्रांसफर करना चाहता है जिसके खाते का चेक है ये। पर्पस की बात करें तो सर्व्स एज एन एविडेंस फॉर बैंक। तो ये बैंक के, अब ये एविडेंस किसके लिए है? बैंक। तो मतलब ये भी बहुत जरूरी है पता होना कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट है तो भैया किसी के लिए एविडेंस होगा। तो ये किसके लिए एविडेंस है? ये बैंक के लिए एविडेंस है कि कल को मेरे खाते में से पैसे कम हो गए। सपोज कि मैं आज मेरे खाते में पड़े थे 50,000, अब है 40,000, मैं बैंक को जाता हूँ कि 10,000 कहाँ गए, तो कहेगा ये देखो जी ये रहा चेक, ये आपने चेक काटा था किसी के नाम पे, तो इस चेक के अगेंस्ट हमने पैसा दे दिया उसको। फिर मैं कहूंगा हाँ जी ठीक है। तो ये एविडेंस है, किसके लिए है? बैंक के लिए एक एविडेंस है। दिखता कैसे है चेक? आप सबने देखा है, बहुत बार देखा है। क्या क्या आता है? यहाँ पे डेट आती है, केवल 3 महीने के लिए लागू होता है। केवल जिस डेट को आपने दिया तो 3 मंथ्स तक कभी भी चेक को वो कैश करवा सकता है सामने वाला पर्सन। यहाँ पे आप नाम लिखते हो किसको इशू कर रहे हो, यहाँ पर रुपीज इन वर्ड्स लिखते हो, यहाँ पर आप रुपीज लिखते हो। सपोज 10,000 है तो 10,000, यहाँ पे 10,000 ओनली लिखोगे, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखोगे। आजकल ये प्रिंटेड आता होता है अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप साइन कर देते हो और दैट्स इट। आप सामने वाले को चेक दे सकते हो। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। अगले पर चलते हैं हम, एंड दैट इज डेबिट नोट। अब जो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। मैं आपको जल्दी से समझाता हूँ डेबिट नोट क्या होता है। सो डेबिट नोट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम किसी पार्टी को तब इशू करते हैं जब हम अपनी बुक्स के अंदर सामने वाली पार्टी को डेबिट कर रहे हो। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मैंने क्या करा, किसी पर्सन से ना सामान खरीदा क्रेडिट पे, तो मैंने एंट्री क्या की होगी? मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि परचेज्ड गुड्स ऑफ
₹20,000 फ्रॉम मिस्टर बी। अगर नाम नाम आए और कुछ ना आए तो मतलब कि आपने क्रेडिट पे सामान खरीदा, तो आपने एंट्री क्या की होगी, एंट्री की होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। ठीक है जी, 20,000। अब मान लो मैं कहता हूं कि इसके अंदर से ना 5,000 के गुड्स निकल गए खराब, तो मैं वो गुड्स क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा। तो मैंने क्या करा, ₹5,000 गुड्स रिटर्न, तो मैंने वो क्या कर दिए, वापिस कर दिए। अच्छा, अगर मैंने गुड्स वापिस कर दिए तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, क्या होगी वो, मिस्टर बी टू परचेजेस रिटर्न, मिस्टर बी डेबिट टू परचेजेस रिटर्न 5,000। तो कुल मिला के मैंने क्या करा, इस ट्रांजैक्शन के वक्त मैंने मिस्टर बी को अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, एक डेबिट नोट इशू करूंगा अगेंस्ट मिस्टर बी और उनको भेजूंगा कि देखो मैंने आपको अपनी बुक्स में 5,000 रुपए से डेबिट कर दिया है, और साथ ही में रीजनिंग मेंशन करूंगा। तो समझ आया डेबिट नोट क्या होता है। So debit note is a document that is made when debit has been made to the account of party named in the debit note, कि जिस पार्टी का आपने नाम लिखा है, अगर आपने उसको अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है तो आप उसको क्या करोगे, एक डेबिट नोट इशू कर दोगे। डिस्क्रिप्शन की बात करें तो क्या क्या आता है, डिटेल्स ऑफ डेट, किस दिन कितने अमाउंट पे, नेम ऑफ द पार्टी जिसको आपने क्या करा, डेबिट करा है, और रीजनिंग। सबसे जरूरी चीज है रीजनिंग। यहाँ लिखा नहीं हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, कि किस रीजन की वजह से आपने उसको डेबिट किया है, वो भी मेंशन करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से पहले पर्पस अगर सोचे तो पर्पस है कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो सर्व करेगा एविडेंस के रूप में कि मैंने आपको डेबिट किया था और आपको डेबिट नोट भी भेजा था, इसीलिए डेबिट कर रखा है। एग्जांपल मैंने आपको बताया कि परचेजर एट द टाइम ऑफ परचेज रिटर्न, जब परचेजर ने परचेज रिटर्न करा तब, या फिर सेलर, देखो सेलर भी इशू कर सकता है at the time when he finds that goods are invoiced at less amount। इसका समझते हैं कि ये क्या कहानी है भैया, ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या कहा कि seller at the time when finds that goods are invoiced at less amount। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा, मैं कहता हूं कि sold goods to Mr. A of ₹20,000। मैंने 20,000 रुपए का सामान बेचा मिस्टर ए को। अरे भाई मैंने एंट्री क्या की होगी, मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री कर दी होगी, 20,000। मेरे को पता चलता है कि ये ना जो गुड्स एक्चुअली में भेजे हैं उसका ना रेट बढ़ चुका था और गलती से हमने बिल में कम लिख दिया। वो एक्चुअली में 20,000 के ना होके वो 30,000 के थे। मैंने मिस्टर ए को फोन कर दिया कि यार आप रेगुलर हमसे सामान लेते हो, तो गलती से ना मैंने 30,000 वाले का 20,000 का बिल बना दिया। तो मिस्टर ए कहता कोई बात नहीं सर, आप एक काम करो 10,000 से इंक्रीज कर दो मेरा खाता, और क्या है। तो मैं एक और एंट्री पास करूंगा अपनी बुक्स के अंदर, और उस एंट्री का नाम होगा मिस्टर ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मिस्टर ए को फिर से डेबिट करूंगा सेल्स अकाउंट से 10,000 से, क्योंकि वो माल था 20 वाला 30 का, तो 10,000 से और डेबिट कर दिया। जब मैं ये करूंगा तब मैं क्या करूंगा, साथ ही में एक डेबिट नोट इशू करूंगा। क्या करूंगा, एक डेबिट नोट इशू करूंगा मिस्टर ए को कि मैंने अपनी बुक्स में आपको डेबिट कर दिया है। वजह ये थी कि जो मैंने गुड्स बेचे थे आपको, उन वो क्या थे, इनवॉइस थे एट लेस अमाउंट, जितना रेट होना चाहिए था उससे कम पे उसका बिल था। तो 20,000 के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट तो इनवॉइस बना ही होगा, इसका तो बिल बना ही होगा, इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट मेरे लिए डेबिट नोट के रूप में काम करेगा। जल्दी से इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो क्या क्या आना चाहिए, खुद की पार्टी का नाम, जो बिजनेस है, जैसे प्रोवोग लिमिटेड कर रहे हैं, अभी डेबिट नोट बना रहे हैं, तो डेबिट नोट किस तारीख को आप बना रहे हो, डेबिट नोट का नंबर क्या है, किसके अगेंस्ट बना रहे हो, मेसर्स हाई एंड लोन न्यू दिल्ली, कितने अमाउंट से बना रहे हो, 5,500 से, और साथ ही में आप रीजन, मैंने आपको कहा था रीजन मेंशन करना जरूरी है। हम रीजन लिखेंगे कि गुड्स रिटर्न एज पर द डिलीवरी चालान, की मतलब जो हमने डिलीवरी चालान नंबर 93 या कोई इनवॉइस लिख दो कि जो हमने गुड्स भेजे थे इस इनवॉइस के अगेंस्ट, उसके प्रति हमारे ये गुड्स रिटर्न करे हैं हमने, तो उसके लिए हमने कर दिया। तो ये यहाँ पे आप अपने साइन करता हूँ, दैट्स इट। ये हो गया हमारा डेबिट। क्रेडिट नोट क्या होगा,
क्रेडिट नोट बिल्कुल अपोजिट होगा। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट एक ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हम तब इशू करते हैं सामने वाले को जब हम अपनी बुक्स के अंदर सामने वाली पार्टी को क्रेडिट कर रहे हो। वजह क्या हो सकती है? वजह सेल्स रिटर्न होगी। देखो देखते हैं करके। तो अ क्रेडिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज मेड व्हेन credit has been made to the account of party named in the credit note। क्या क्या आता है इसके अंदर? इसके अंदर आता है इट हैज डिटेल्स ऑफ डेट, किस तारीख को कितने अमाउंट से, नेम ऑफ पर्सन, सिग्नेचर एंड रीजनिंग। रीजनिंग जरूर मेंशन करना कि क्या रीजन है सामने वाले का। एग्जांपल, सेलर एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न। अगर मान लो सेल्स रिटर्न होते हैं, फिर से देखते हैं एग्जांपल कैसे काम करेगा इसका। देखो मैं कहता हूं कि sold goods to राघव of ₹30,000। मैंने 30,000 की गुड्स राघव को सेल कर दी है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जनरल एंट्री बनेगी राघव, क्योंकि मेरा राघव डेटर बन जाएगा, डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000। फिर क्या हुआ? राघव को कुछ गुड्स पसंद नहीं आए, खराब निकल गए। उसने क्या करा? मुझे इसमें से 10,000 का सामान वापस कर दिया। जब राघव ने मुझे क्या करा? रिटर्न कर दिए, रिटर्न राघव रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000। तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या करूंगा? मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिड्यूस हो तो डेबिट हो जाएंगे, टू राघव 10,000। तो मैंने अपनी बुक्स में राघव को क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया है। तो मैं साथ ही में उसको क्या करूंगा? एक क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा? राघव को एक क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा कि आपने जो सेल्स रिटर्न करी थी उसके बदले में मैंने आपको अपनी बुक्स में 10,000 से क्रेडिट कर दिया है। वेरी सिंपल। जल्दी से इसका फॉर्मेट देखते हैं। डिट्टो सेम कहानी होगी। क्रेडिट नोट, आप नाम लिखोगे अपना, अपनी फॉर्म का, किस तारीख को कर रहे हो, क्रेडिट नोट नंबर क्या है, सामने वाली कंपनी जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हो, जिसको आप अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहे हो। रीजनिंग, गुड्स रिसीव्ड एज पर डिलीवरी चालान, की मतलब आपने जो सेल्स रिटर्न करे, हमें गुड्स रिसीव हुए हैं ना, कि मतलब हमने, हमारे पास सेल्स रिटर्न आया, कितने का आया? 15,000 का आया। साइन कर दोगे, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, बात ही खत्म। तो ये होते हैं हमारे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। अब आती है हमारे पास अगली टर्म। चैप्टर का नाम था सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, की ट्रांजैक्शन का ओरिजिन यहीं से होता है। तो देखो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एक्चुअली में वो अकाउंटिंग नहीं, लेकिन वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से हेल्प करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, एविडेंस को प्रूव करने में वो हेल्प करते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं? देखो वाउचर की जनरल मीनिंग की अगर हम बात करें तो वाउचर का जनरल मीनिंग होता है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं और हमारी एक्चुअल अकाउंटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, उसमें हेल्प करते हैं। तो अ वाउचर इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट। इंटरनल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि कहीं बाहर से नहीं मिलता हमें, ये फर्म खुद बनाती है। दैट इज प्रिपेयर्ड टू ऑथराइज एंड रिकॉर्ड अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्योंकि अब हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का टाइम आ चुका है, तो उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम इसको ऑथराइज मतलब इसको बनाने के लिए एक अकाउंटेंट की जरूरत होती है। इट इज मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो सोर्स डॉक्यूमेंट आए उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? वाउचर्स को इशू करते हैं, वाउचर्स बनाते हैं। तो मतलब कोई सोर्स डॉक्यूमेंट आया, जैसे मेरे पास आया कि कैश मेमो आया कि हमने कुछ सामान खरीदा है, कैश परचेजेस करी है हमने या कैश सेल्स करी है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? एक वाउचर बनाएंगे और उसके अंदर हम अकाउंटिंग की हेल्प करेंगे, अकाउंटिंग लिखेंगे। बेसिकली हम लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके बाद हम फिर जर्नल बनाएंगे। अगर हम टी एस अग्रवाल बुक की बात करें तो वहां पे जो वाउचर्स की बात की गई है, वाउचर्स की जो डिटेलिंग की गई है, वहां पे बोला गया है कि जो वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स जो होते हैं वो दो तरीकों के हैं। एक तो है सोर्स वाउचर्स। एक्चुअली में इन्होंने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को भी सोर्स वाउचर्स बोल के, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ही सोर्स वाउचर्स भी बोल दिया है, और दूसरा बोल दिया है अकाउंटिंग वाउचर्स। इन रियलिटी जो वाउचर का मतलब होता है वो डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर को ही
रिप्रेजेंट करता है कि ये अकाउंटिंग वाउचर ही चीज होती है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वाउचर्स जो है हमारे पास एक सोर्स वाउचर होते हैं जिन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, और एक अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली में अकाउंटिंग वाउचर्स की ही डेफिनेशन है, और सिर्फ वाउचर की डेफिनेशन लिखनी हो तब भी आपको यही डेफिनेशन ही लिखनी है, क्योंकि एक्चुअली में वाउचर्स का मतलब यही होता है। फिर वाउचर्स की अगर हम देखें तो जनरली जो बोला जाता है अकाउंटेंसी के अंदर, जनरली जो बोला जाता है अकाउंटेंसी के अंदर, वो ये बोला जाता है कि वाउचर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर हम 11th क्लास के लेवल पे बात करें तो एक कैश वाउचर्स होते हैं और एक क्या होते हैं हमारे पास, नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बोला टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से कि दो तरीकों के हैं, एक सोर्स वाउचर एक अकाउंटिंग वाउचर। तो उन्होंने बोल रखे कि अकाउंटिंग वाउचर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कैश वाउचर और एक होता है हमारे पास नॉन कैश वाउचर। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे कर सकते हो, मेरे हिसाब से पूछो तो दिस इज द बेटर वे, और यही एक्चुअली में चीज भी होती है। तो अब हमें समझना है, देखो सोर्स डॉक्यूमेंट हम समझ चुके हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका काम होता है हमें बताना सोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, बेसिकली ये बताना कि एविडेंस क्या है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। अकाउंटिंग वाउचर या वाउचर होते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, उनकी हेल्प लेकर बनते हैं, और इनके अंदर हम क्या लिखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे की जानी चाहिए, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स, कैश वाउचर्स एंड नॉन कैश वाउचर्स। तो बेसिकली आप टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स भी बोल सकते हो इनको, या सिर्फ टाइप्स ऑफ वाउचर्स भी बोल सकते हो। नाम से समझ आता है कैश वाउचर्स क्या होंगे भला। कैश वाउचर्स क्या होंगे, कैश वाउचर्स होंगे ऐसा वाउचर जो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनता है, और नॉन कैश वाउचर्स क्या होंगे, ऐसे वाउचर्स जो किसके लिए बनते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए बनते हैं। सो कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट एंड इंक्लूड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट थ्रू द चेक्स। तो इसके अंदर कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट, चेक पेमेंट्स, चेक रिसिप्ट्स, तो ये आता है। नॉन कैश के अंदर बाकी सारी ट्रांजैक्शन, नॉन कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग कैश। तो ऐसी सारी ट्रांजैक्शंस जिनके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, नॉन कैश वाउचर्स बनाते हैं। जल्दी से देखते हैं अब ये वाउचर्स कैसे बनते हैं। कैश वाउचर्स भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर्स भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास आते हैं क्रेडिट वाउचर्स और एक हमारे पास आते हैं डेबिट वाउचर्स। तो बेसिकली सोचने की बात है, कैश वाउचर हमने बनाया कैश के लिए, जब कैश रिसीव होगा तो अलग वाउचर कटता है, अगर कैश पे होता है तो हम अलग वाउचर कटता है। तो बेसिकली कैश वाउचर्स, एक होता है हमारे पास क्रेडिट वाउचर, एक होता है हमारे पास डेबिट वाउचर। जब कैश रिसीव होता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड, तब बनता है भाई क्रेडिट वाउचर। क्यों भला, क्योंकि देखो जब कैश रिसीव हुआ तो आपको भी पता है एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सामने वाली जो भी चीज है, मान लो सेल्स करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हम बात कर रहे हैं कि जब क्रेडिट वाउचर, जब आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो आपका कैश डेबिट हो रहा है, तो जरूरत तो सिर्फ ये मेंशन करने की है कि क्रेडिट क्या हो रहा है। तो मतलब अगर हम ऐसा वाउचर जो कैश वाउचर है और उसके अंदर हम मेंशन करें कि क्रेडिट क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट कैश हो रहा है। तो डेबिट मतलब जब भी कैश रिसीव होगा तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। जब भी आप कैश पे करते हो तब आप क्या बनाते हो, व्हेनेवर कैश इज पेड, तो हम क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर। क्या बनाते हैं, डेबिट वाउचर। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कई बार लगता है डेबिट का मतलब तो जी कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट वाउचर नहीं। वहां पे हम देखें डेबिट कौन सी चीज हो रही है, क्रेडिट तो पक्का कैश ही हो रहा है, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो पक्की बात है कैश रिड्यूस हो रहा है। क्रेडिट वाउचर देखें, सो क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब भी कैश रिसीव होगा। एग्जांपल बहुत सारे, गुड्स बेच दिए, कोई फिक्स्ड एसेट बेच दी, कोई आपने परचेज रिटर्न कर दिया, सामान खरीदा तो कैश लेकर आए, जब रिटर्न किया तो कैश लेकर आए, आपने अपने डेटर से कैश रिसीव कर लिया, एक्सेट्रा बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है। डेबिट वाउचर क्या है, डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज पेड, जब आप कैश पे करते हो। एग्जांपल्स जैसे अगर आपने गुड्स खरीद लिए, एसेट खरीद ली, सेल्स रिटर्न कर दिया तो कैश वापस दोगे, कैश अगर आपने क्रेडिटर्स को दे दिया, एक्सेट्रा बहुत सारे तरीके हैं भाई कैश जब कम हो रहा है। जल्दी से इनके फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। सो डेबिट वाउचर, डेबिट वाउचर क्या होता है, जब आप कैश पे कर रहे हो, जब आप कैश पे कर रहे हो, व्हेन कैश इज पेड, तो हम देखते हैं कि डेबिट क्या चीज हो रही है। आपके सामने एग्जांपल है,
डेबिट वाउचर हेडिंग, आप अपनी फर्म का नाम लिखोगे, क्या आपकी फर्म का नाम है, फिर आप वाउचर का नंबर लिखोगे कि कौन से नंबर का वाउचर है, डेट लिखोगे किस डेट को बनाया जा रहा है। डेबिट लिखते हैं कि अरे मान लो मैंने कहा कि जो एंट्री है, काम जो ट्रांजैक्शन हुई आपकी, आप सामान खरीद कर लाए हो कैश पे 10,000 का, दैट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। एक कैश मेमो आपको मिला होगा कि क्योंकि आपने जब सामान खरीदा तो सेलर ने कैश मेमो बनाया होगा और वो आपकी ओरिजिनल कॉपी आपको दे दी होगी, कार्बन कॉपी खुद के पास रख ली होगी। तो आप अब उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप एक डेबिट वाउचर बना रहे हो क्योंकि कैश रिड्यूस हुआ है। तो हम लिखते हैं डेबिट क्या हुआ, डेबिट हुआ परचेजेस का अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट तो हमें पता ही है कैश हुआ, कैश रिड्यूस हुआ, तो हम डेबिट वाउचर में लिखेंगे कि डेबिट क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ। कितने से हुआ, 10,000 से हुआ। रीजन, फर्नीचर खरीदा था, क्योंकि मान लो मेरी दुकान ही फर्नीचर की होगी तभी परचेजेस लिखा, तो मेरी दुकान फर्नीचर की या मैंने फर्नीचर खरीदा। कैश मेमो की जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नंबर किस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इस अकाउंटिंग वाउचर को प्रिपेयर किया जा रहा है, टोटल अमाउंट खुद के साइन कर दो, सामने वाले के कर दो। ये एक रिसीव, मतलब कि आपको सामने वाले से जब आपने उसको पेमेंट करी तो उसने जो कैश मेमो दिया होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल्स उसकी मेंशन कर दोगे। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, तो क्रेडिट वाउचर क्या होता है भाई, क्रेडिट वाउचर होता है जब आप कब इशू करते हो, तब इशू करते हो जब आपके पास कैश रिसीव होता है। तो हमने लिखा क्रेडिट, तो जब कैश रिसीव हुआ तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ, तो सिर्फ इतना बताने की जरूरत है क्रेडिट क्या हुआ, किस वजह से हुआ। तो हमने लिखा सेल्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड वाया, जब आपने कैश से, जब आपने इस बिल पे मतलब कि आपने उसको कैश मेमो इशू किया होगा नंबर 500 का, वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आपने बनाया, क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को, कितना अमाउंट का हुआ, कितना अमाउंट हुआ, सिग्नेचर, बात करना। ये हो गया हमारा डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। अब बात करते हैं नॉन कैश वाउचर की। सोचने की बात है, जो हमारा नॉन कैश वाउचर होगा, सोचने की बात है। कैश वाउचर के अंदर तो हमें पता ही है कि कैश, डेबिट वाउचर तो मतलब कैश रिड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या चीज क्रेडिट हो रही है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। क्रेडिट वाउचर के अंदर हमें पता था डेबिट ऑटोमेटिकली कैश हो रहा है, तो हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी कि डेबिट क्या हो रहा है, सिर्फ हमने क्रेडिट लिखा। लेकिन नॉन कैश वाउचर के अंदर हमें लिखना पड़ेगा डेबिट क्या हो रहा है, हमें लिखना पड़ेगा क्रेडिट क्या हो रहा है, तो हमें दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो हम दोनों चीजें लिखेंगे यहाँ पर, देखना। इसे हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। फर्म का नाम, मान लो कि हुआ क्या, आपने मशीनरी खरीदी उधार पे राम से, तो आपने क्या लिखा कि डेबिट किसको करोगे, मशीनरी को, क्रेडिट किसे करोगे, राम को, तो आपने दोनों चीजें लिख दी। फिर लिख दिया कि क्या बिल आया, क्योंकि जब आपने उधार पे सामान खरीदा तो इनवॉइस मिला होगा, बिल मिला होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट जरूर मिला होगा। अमाउंट लिख दिया, साइन कर दिए, वाउचर नंबर, डेट के साथ, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर वाउचर। एक और स्पेशल काइंड ऑफ वाउचर है हमारे पास, एंड दैट इज कंपाउंड वाउचर्स। ये कंपाउंड वाउचर्स क्या होते हैं, कंपाउंड वाउचर्स होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो, या मैं कहूँ एक ही डेबिट हो एक से ज्यादा क्रेडिट हो, या एक ही क्रेडिट हो एक से ज्यादा डेबिट हो, या दोनों चीजें एक से ज्यादा हो, कंपाउंड वाउचर बन जाएगा। बहुत सिंपल है। A voucher which records a transaction that entails multiple debits credit, इसके अंदर ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो, या फिर मल्टीपल डेबिट और एक क्रेडिट ज्यादा डेबिट, या फिर मल्टीपल क्रेडिट एक डेबिट की एक ही डेबिट ज्यादा क्रेडिट। अरे वेरी सिंपल एग्जांपल, परचेज करा आपने फर्नीचर एंड मशीनरी फॉर कैश, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका कैश वाउचर बनेगा, तो कैश वाउचर आपका रिड्यूस हो रहा है कैश, तो आप क्या बनाते हो जब कैश रिड्यूस हो रहा है, आप बनाते हो डेबिट वाउचर की। डेबिट क्या हुआ, तो डेबिट वाउचर में आप नाम लिख दोगे फर्नीचर एंड मशीनरी, बात ही खत्म। अगले पे चलते हैं। सो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर्स की प्रिपरेशन कैसे करी जाती है, बनते कैसे हैं, बहुत आसान है। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, प्रिपेयर द डेबिट वाउचर्स। तो अपने को डेबिट, उसे सामने से बोलते हैं डेबिट वाउचर्स बनाने, इसका मतलब है कोई चीज डेबिट हुई होगी और कैश हमारा कम हुआ होगा, तो ये कैश पेड के वाउचर्स है। रीजंस लिखने होते हैं। 2023 जनवरी 1 बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स अगेंस्ट कैश मेमो दिस 10,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जब आप डेबिट वाउचर बना रहे होंगे तो जो भी उसका फॉर्मेट होगा उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेबिट क्या हुआ बेसिकली। तो डेबिट क्या हुआ, बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीदे और आपकी प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो आप लिखोगे परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट हुए, कितने से हुए, 10,000 से हुए, दैट्स इट। तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। जल्दी से देखते हैं क्या है। फिर से प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी, वाउचर का नंबर, डेट, डेबिट, क्या डेबिट हुआ, परचेजेस अकाउंट, क्या खरीदा, किस सोर्स डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट खरीदा, कितने रेट पे खरीदा। यहाँ पर आप लिखते हो जो आपको वहां से रिसिप्ट मिली होगी जब आप ये खरीद कर आए हो। अगला क्या था हमारे पास, अगला है कि कहते हैं पेड वेजेस। जब आपने वेजेस पे करे तो
तो आप फिर से एंट्री हुई होगी आपकी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट क्या हुआ, वेजेस अकाउंट हुआ। जल्दी से देखते हैं, प्रभात इलेक्ट्रिक कंपनी का नाम, डेट, वाउचर का नंबर, डेबिट क्या हो रहा है, वेजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आप ये स्टैंप लगाओगे, क्योंकि जब आपने पे करा होगा तो आपने वहां पे आपको एक स्टैंप मिली होगी, तो ये 5000 आपने यहाँ पर लिख दिया, वेरी इजी। अगले पे चलते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। अब क्या है, क्रेडिट वाउचर है, तो प्रिपेयर अ क्रेडिट वाउचर्स फ्रॉम द सोर्स वाउचर। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं। पहला कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश वाइड कैश मेमो 64। तो अब आपने क्या करा है, गुड्स बेचे हैं, अरे गुड्स बेचे हैं तो कैश डेबिट हुआ होगा, आपको लिखना है कि क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ सेल्स। तो हम देखो सबसे पहले भाई अपनी फर्म का नाम, वाउचर का नंबर, डेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स, अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड, कैश मेमो, सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर, अमाउंट, दैट्स इट। बहुत आसान काम है वाउचर बनाना, बहुत ही आसान। अगली देखो आप, अगले में क्या है, सोल्ड टाइपराइटर, तो आप टाइपराइटर रीजन लिख दोगे, 300 का है तो आप लिख दोगे, देखो क्रेडिट क्या हुआ, टाइपराइटर का अकाउंट क्रेडिट हुआ, आपने सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर लिख दिया और आपने अमाउंट लिख दिया, नीचे साइन हो गए, वेरी सिंपल। अगली हम बात करते हैं ट्रांसफर वाउचर। ट्रांसफर वाउचर कैसे बनता है, ट्रांसफर वाउचर के अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें लिख दोगे और कुछ नहीं होना। पहले वाले में हमने सिर्फ एक चीज लिखी, या डेबिट या क्रेडिट, अब हम डेबिट क्रेडिट दोनों लिख देंगे। जल्दी से देखते हैं, तो प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग सपोर्टिंग वाउचर। ये सपोर्टिंग वाउचर है कि हमने किसी को कुछ इशू कर रखा है, तो गुरमन एंड सन्स खुद की फर्म का नाम होता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए, हमें पहचानना है ये है क्या, सेल बिल, तो मतलब हमने किसी को इनवॉइस इशू कर रखा है, इसके बेसिस पे हमें एंट्री पास करनी है, इसके बेसिस पे अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या कर रखा है, एक इनवॉइस इशू कर रखा है, किसको कर रखा है, मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स को। क्वांटिटी लिखी हुई है चीजों की और सामान लिखा हुआ है, टोटल रेट भी लिखा हुआ है, टोटल रेट ये है। तो बेसिकली कहानी क्या है, आपने उधार पे सामान बेचा है, क्योंकि ये आपके पास सेल्स बिल दे रखा है, एंड बिल बोले तो इनवॉइस, इनवॉइस बोले तो जब सेलर सामान बेचता है उधार पे क्रेडिट पे। एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री आपको पता है, मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग वाउचर कैसा दिखेगा इसका आपको देखते हैं। तो सबसे पहले अपनी फर्म का नाम, वाउचर का नंबर, डेट, यहां पर आप किसको डेबिट कर रहे हो, मैसर्स मुरारी लाल एंड सन्स को डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट किसे कर रहे हो, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, अमाउंट 22,000 दैट्स इट, सिग्नेचर सिग्नेचर, बात खत्म। सो इस तरीके से आप अपने वाउचर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम अब एंड पे आ चुके हैं, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर है, आप इसको वन शॉट में देख रहे हो तो वन शॉट कह सकते हो, ये रिवीजन नहीं, ये कंप्लीट है, तो मतलब शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज हमने यहाँ पे कवर की है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। तो सारी टर्म्स को आप ध्यान से देख सकते हो, आप सारे नोट्स एज इट इज बना सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।